गुड मॉर्निंग ऑल। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो इन आवर लास्ट लेक्चर हमने स्टडी किया था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो बेसिकली इसको देख लेते हैं एक बार कंटिन्यूस। तो 2 से 3 डेफिनेशन है। आप नोटबुक और पेन ले लें, नोटबुक पेन लेके बैठे। हो सकता है अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे इसको। तो ओके, तो बेसिकली हमने देखा कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है। इट स्टेट दैट द टोटल एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम बाय ए ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है टोटल एनर्जी इमिटेड बाय, ये एनर्जी है विच इज इमिटेड फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पावर 4। देन हम इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, तो क्या आता है, EB इक्वल्स टू सिग्मा टी की पावर 4। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4। अभी हमको पता है इमिसिविटी क्या होता है। इमिसिविटी को हम लोग बोलते हैं क्या, ये रेशियो होता है किसका, इमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आता है, E इक्वल्स टू E EB। EB क्या है, इमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी, सॉरी इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। और स्मॉल e क्या कहलाता है, इमिसिविटी कहलाता है। इसको फिर हम क्या करते हैं, हमें पता है कि EB की वैल्यू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से क्या होती है, EB इक्वल्स टू सिग्मा टी की पावर 4। तो हम क्या करते हैं, EB को रिप्लेस कर देते हैं सिग्मा टी की पावर 4 से। तो हमें जो फाइनल रिलेशनशिप मिलता है, जो हमें फाइनल रिलेशनशिप मिलता है वो क्या होता है, E इक्वल्स टू स्मॉल e सिग्मा टी की पावर 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, क्योंकि अभी हमें इस तरह की अगर प्रॉब्लम कुछ भी सॉल्व करनी होगी हीट ट्रांसफर के केस में, रेडिएशन केस में, तो इस टर्म का हम लोग यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 4.20 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ रेडिएशन। ओके, नेक्स्ट आता है प्लांक्स लॉ। ठीक है, अभी हमने पढ़ा, हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी। जैसे हमने क्या पढ़ा था, स्टीफन किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, ठीक है ना। किरचॉफ लॉ क्या बताता है, ब्लैक बॉडी क्या होता है, ग्रे बॉडी क्या होता है, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्बिविटी, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन क्या होता है, ये हमने सब देखा, बेसिक डेफिनेशन देखी। अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं इनसे रिलेटेड लॉज की, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था किरचॉफ्स लॉ। देन हमने स्टडी किया मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर क्या होता है, टोटल इमिसिव पावर क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी क्या होता है, ग्रे बॉडी क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, अभी जस्ट मैंने जो एक्सप्लेन किया आपको। सेकंड हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांक्स लॉ। तो प्लांक्स लॉ देखते हैं क्या कहता है। दिस लॉ गिव ए रिलेशनशिप बिटवीन मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट द कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। तो ये रिलेशनशिप आप नोट करेंगे, हेडिंग देंगे प्लांक्स लॉ, और ये रिलेशनशिप आप नोट करेंगे EB लैम्डा। lambda is for specific monochromatic wavelength. 2 pi h is constant, c square lambda power -5, ये रिलेशनशिप आता है। देन फर्दर हम इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये स्टार्टिंग की जो भी टर्म है, c इज लाइट एनर्जी, h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट होता है, के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। यहाँ सारे के सारे स्पेसिफिकेशन दिए हैं। क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, C1 और C2 में रिप्लेस कर लेते हैं। तो 2 पाई HC स्क्वायर को मैं रिप्लेस करता हूँ C1 से, इसको एक कांस्टेंट टर्म मैंने मान ली C1। एंड देन ये जो बेस में है HC अपॉन K, इसको मैंने एज्यूम कर लिया C2। अगर मैं इसको C2 एज्यूम कर लेता हूँ, अगर मैं इसको C2 एज्यूम कर लेता हूँ, तो हमारा रिलेशनशिप अब क्या होगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या आ जाएगा, EB कॉमा लेमड़ा, लेमड़ा सोर्स स्पेसिफिक वेवलेंथ, ठीक है ना, या मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ, C1 लेमड़ा पावर 5 E C2 e की पावर C2 अपॉन लेमड़ा T -1, ठीक है ना। C1 C2 को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं, तो मुझे जो वैल्यूज मिलती हैं वो यहाँ मेंशन है। C1 की वैल्यू हमें मिलेगी 3.472 इंटू 10⁻⁻16 वॉट मीटर स्क्वायर। C2 की वैल्यू मुझे मिलेगी 0.01439 मीटर केल्विन, ठीक है ना।
हम सबसे पहले लिखेंगे हेडिंग प्लैंक्स लॉ, उसके बाद ये रिलेशनशिप लिखेंगे, पहला वाला रिलेशनशिप इक्वेशन नंबर 4.21। देन हम इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4.22। देन हम कांस्टेंट्स की वैल्यू यहाँ लिख देंगे, वेयर C1 एंड C2 आर द कांस्टेंट, उनकी वैल्यू आप यहाँ नोट कर लो। फास्ट करना थोड़ा सा, वी डोंट हैव टाइम। कंप्लीट हो तो मुझे बोलने का, अगर आप नोट कर लो फिर मुझे बोलने का इसको, तो मैं क्या करूंगा फिर नेक्स्ट डेफिनेशन स्टार्ट करता हूं। ओके, नोट कर लिया आपने ये? वेट सर। ओके, हो गया सर। ओके ना, ये अगर हो गया हो तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। कांस्टेंट की वैल्यू आप नोट कर लेना। अगर हम क्या करते हैं इस रिलेशनशिप में कांस्टेंट की वैल्यू पुट अप कर देंगे तो कुछ और रिलेशनशिप आ जाएगा, इसलिए हमें क्या इसको सेपरेटली यूज करना है। इस तरह की अगर प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करके डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालेंगे। देन अभी नेक्स्ट हेडिंग दो, विंस डिस्पर्सन डिस्प्लेसमेंट लॉ। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, आपको लॉ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना है ताकि आपको याद रहे। It is stated that the wavelength at which the maximum monochromatic emissive power is obtained is inversely proportional to the absolute temperature. सिंपल सा है, मतलब क्या होगा ये, अगर मैं बात करता हूँ, अगर मुझे ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है तो क्या है, लेमड़ा मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t, ये होगा रिलेशनशिप, ये होगा। तो जब मैं प्रोपोर्शनली साइन हटाऊंगा तो कांस्टेंट c आएगा, तो अभी मेरा रिलेशनशिप क्या हो गया, लेमड़ा मैक्स c/t क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 4.23 इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। तो बेसिकली एक बार देख लेते हैं, इट इज स्टेटेड दैट wavelength at which the maximum monochromatic emissive power is obtained, स्पेसिफिक वो वेवलेंथ जहां पर क्या होगा, मैक्सिमम मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर जनरेट होगी, वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है ना। तो इसको एक रिलेशनशिप को इक्वेशन नंबर 4.23 को नोट करो, उसके नीचे जो लाइन है वो भी नोट करेंगे। व्हेन लेमड़ा मैक्स इज इन micrometer and T in Kelvin, then the value of constant C is equal to 2890. When lambda max is in micrometers and T is in kelvins, the value of constant C is equal to 2890. सर ये मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर क्या हो मैं गया? बताता हूँ, देखो मोनोक्रोमेटिक मैंने क्या बोला, मोनोक्रोमेटिक मतलब स्पेसिफिक कोई वेवलेंथ, ऐसा नहीं सोलर हाँ के थ्रू इतने मैक्सिमम, सोलर के थ्रू जब वेव्स आती है ना तो बहुत सारी वेव्स आती है। मोनोक्रोमेटिक मतलब जिसमें सिंगल वेवलेंथ हो, मतलब किसी भी एक लाइट की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक लाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसकी जो मैक्सिमम जो इमिसिव पावर होगी वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो लेमड़ा कम होगा, और लेमड़ा अगर ज्यादा और अगर टेम्परेचर कम होगा तो लेमड़ा ज्यादा होगा। यस सर। ओके, तो इसको बस नोट कर लेना है ये वाला मतलब लाइन।
हाँ मतलब जो रेडिएट हो रहा है सर, उसमें सपोज कि 500 माइक्रोमीटर ही होगी उस। हाँ, स्पेसिफिक हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग सोडियम लाइट भी यूज करते हैं, आपने देखा होगा येलो कलर की होती है, या मर्क्यूरी लाइट आपने देखा होगा सोप पे जनरली यूज करते हैं, तो येलोइश कलर की होती है वो। तो वो एक क्या है, स्पेसिफिक वेवलेंथ है, स्पेसिफिक लाइट है। अगर हम किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को किसी मटेरियल के ऊपर इम्पार्ट करते हैं, उस केस को ये डिस्कस कर रहा है, उस केस को कंसिडर करके चल रहा है, और सारी वेवलेंथ को कवर नहीं किया है इसने, ठीक है ना। तो अभी देखो, इसने देखो यहाँ पर देखो, इस इक्वेशन इसको पढ़ो, व्हेन लैम्डा इज माइक्रोमीटर, टी इन केल्विन द वैल्यू, माइक्रोमीटर स्पेसिफिक जोन लिया है बेल्ट का, जहाँ क्या है हमारी जो वेवलेंथ है वो माइक्रोमीटर में है, तो टी केल्विन में है, तो सी की वैल्यू इतनी होती है। अगर ये क्या होता है नैनोमीटर में होता, तो क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू, सी की वैल्यू चेंज हो जाती है। ओके, ये हो गया होगा आई होप। नेक्स्ट देखते हैं, हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन, ठीक है ना। अभी ये इंपॉर्टेंट है, यही फाइनल फॉर्मूला है जो आपको हर जगह यूज करना है, इसको ध्यान से देखना। हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन, ए बॉडी हैविंग एन एमिसिविटी E, स्मॉल ई, वी ऑल नो एमिसिविटी को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल e से, एंड टेम्परेचर T1 emit the radiation energy equal to the E, small e, sigma T1 power 4 per unit area. If the surrounding are black, none of this radiation will be reflected by them, ये तो सही बात है, and if surrounding at are at the temperature T2, they will emit the radiation equal to the sigma T2 power 4. If a body is gray, it will absorb fraction of E of the light, so that the net rate of heat energy flow from the gray body to the black surrounding is given by the expression. मतलब ये आएगा एक्सप्रेशन, क्या आता है यहाँ, क्या T1 क्या है, टेम्परेचर हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ग्रे बॉडी का, नॉर्मल बॉडी का, T2 क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है सराउंडिंग का, ठीक है ना। ई क्या है, इमिसिविटी है ग्रे बॉडी की। ये रिलेशनशिप आप नोट कर लो, हेडिंग देंगे हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन, Q अपॉन A, ये हीट फ्लक्स है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हम कैपिटल Q यूज करते हैं तो हीट होता है, एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो फ्लक्स चेंज होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से अगर मैं रिलेशनशिप बिल्डअप करूं तो क्या आएगा, अगर मैं इन दोनों टर्म्स को अगर कांस्टेंट एज्यूम कर लेता हूं, तो रेडिएशन के केस में क्या आएगा, heat flux is directly proportional to the absolute temperature power 4। ये बात समझ में आई। अगर मैं एमिसिविटी को और सिग्मा तो कांस्टेंट ऑलरेडी है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इन दोनों को अगर कांस्टेंट एज्यूम कर लेता हूं, तो ये हीट फ्लक्स है, हीट फ्लक्स क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, इसकी पावर 4 है, ठीक है। ये नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 4.23। सर हाँ in the body is gray, it will absorb of this energy. हाँ, मतलब सॉरी क्या, ये लोग बोल रहे हैं ना कि इट विल एब्जॉर्ब फ्रैक्शन। हाँ देखो ये क्या होगा, अगर हम लोग ब्लैक बॉडी की बात करें, हमको पता आइडिया है कि अगर हम ब्लैक बॉडी को कंसिडर करके चलते हैं, तो वो क्या करता है, जितनी भी उस पर रेडिएशन इम्पार्ट होगी, तो वो क्या करेगा, सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। पर अगर हम नॉर्मल बॉडी या ब्लैक बॉडी की बात करते हैं, तो ये क्या करता है, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जो वो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो लाइट जनरली कौन एब्जॉर्ब करेगा, जो ग्रे बॉडी होता है वो लाइट फ्रैक्शन एब्जॉर्ब करता है, बाकी रिफ्लेक्ट कर देता है। जितना मैंने क्या बताया था, ग्रे बॉडी क्या करता है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, जबकि ब्लैक बॉडी क्या करता है, ऐसा नहीं है, वो सारी की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। ये फर्क है दोनों। ओके, तो इसको नोट करो, रिलेशनशिप आप नोट कर लो, और जो स्पेसिफिक कांस्टेंट जो टर्म्स हैं यहाँ पर वो आप नोट कर ले। वेयर ई क्या है, स्मॉल ई क्या है, इमिसिविटी ऑफ ग्रे बॉडी, या नॉर्मल बॉडी भी बोल सकते हो आप उसको,
T1 क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ग्रे बॉडी, T2 क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ठीक है ना, ये हमको नोट कर लेना है। ओके, कंप्लीट हो गया। सर इसमें जो हीट ट्रांसफर ग्रे बॉडी की वजह से ही होगा ना ओनली, क्योंकि वही रिफ्लेक्ट कर रही है। हम्म। आप उसको ग्रे बॉडी की जगह नॉर्मल कोई बॉडी एज्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जितनी भी बॉडीज होती हैं सारी लाइट को ऑब्जर्व नहीं करती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं सनलाइट में एक ब्रिक को रख दूं तो वो कुछ फ्रैक्शन को ही एब्जॉर्व करेगी। अगर सारी इंसिडेंट रेडिएशन को अगर उसने एब्जॉर्व कर लिया तो कितना जल्दी वार्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। जनरली क्या होता है, कुछ कुछ ही फ्रैक्शन को वो एब्जॉर्व कर पाती है, बाकी को रिफ्लेक्ट करती यस। है। ओके, ओके। देन ये कंप्लीट हो गया होगा, आई होप। ये लिख लिया है सबने? यस यस सर। लिखना सर, ओके, कि वो वेयर बस वेयर तक देखना। हाँ, बस ये नोटिफिकेशन इसका ये लिख लो बस कि ई क्या है, लेमडा के कांस्टेंट जो टर्म्स जो हमने यूज किए हैं वो नोट कर लो कि क्या स्पेसिफाई करता है। ई इमिसिविटी रिनोट करता है, T1 T2 क्या है, बस। देन ये देख लो, फिर आप इसको नोट कर लो। अब तक मैं डेफिनेशन बोल देता हूँ ब्लैक बॉडी की। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मैंने आपको बताया कि जनरली हम लोग ब्लैक बॉडी एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, पर ये नेचर में अवेलेबल नहीं है। तो जनरली क्या होता है, ब्लैक बॉडी को हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि ब्लैक बॉडी वो सब्सटेंस होता है या ऐसा मटेरियल है या ऑब्जेक्ट है जो क्या करती है कि उस पर जो इंसिडेंट जितनी भी रेडिएशन होती है उन सबको ऑब्जर्व कर लेती है। मतलब उसके ऊपर अगर किसी भी वेवलेंथ की अगर लाइट इंसिडेंट होगी तो उन सबको क्या कर लेगी, वो एब्जॉर्व कर लेगी। तो हमने अभी मैंने आपको एक रिलेशनशिप बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि ए प्लस टाउ प्लस आर इक्वल टू 1। मतलब क्या है, एब्जॉर्सिविटी, रिफ्लेक्टिविटी एंड ट्रांसमिटिविटी का जो सम होता है वो 1 होता है। ठीक है ना। तो अगर मैं ब्लैक बॉडी की अगर बात करता हूँ तो ए इक्वल टू 1 हो जाता है, आर और टाउ 0 हो जाता है, मतलब रिफ्लेक्टिविटी उसकी 0 हो जाएगी और क्या होगा, ट्रांसमिटिविटी भी 0 हो जाएगी। मतलब जितनी भी उसके ऊपर लाइट इम्पैक्ट होती है या उसके ऊपर इंसिडेंट होती है वो सबको, सारी की सारी लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेती है। पर इन जनरली अगर हम लोग देखते हैं, मैंने जैसे अभी जस्ट बोला कि आइडियल ब्लैक बॉडी मतलब ऐसा कोई मटेरियल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। हमने वहां पे भी देखा था, पहले मैंने बताया था कार्बन, लेंथ कार्बन जो होता है तो वो क्या करता है, 95% तक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है, पर बाकी को 5% वो भी नहीं कर सकता। तो यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। नेचर में जो अवेलेबल जो सबसे आइडियल जो ब्लैक बॉडी है वो भी क्या करती है, 99% तक रेडिएशन को ऑब्जर्व करती है, पर 1% वो भी रिफ्लेक्ट कर देती है। मतलब क्या है, इस तरह की कोई भी आइडियल ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती। पर ये हो सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट ये देखो, ब्लैक बॉडी का एक डायग्राम बनाया हुआ है। आप हेडिंग दे दो, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ब्लैक बॉडी हेडिंग दे देंगे और ये लिखेंगे ए प्लस टाउ प्लस आर इक्वल टू 1, ए प्लस टाउ प्लस आर इक्वल टू 1। देन हम लोग लिखेंगे इन केस ऑफ ब्लैक बॉडी इट एब्जॉर्ब ऑल द वेवलेंथ इंसिडेंट ऑन इट। फिर हम लोग लिखते हैं टाउ इक्वल टू आर इक्वल टू 0, मतलब ये दोनों टर्म्स हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अगर मैं ब्लैक बॉडी का एक कोई फिगर देखूं तो यहाँ देखो, ये एक ब्लैक बॉडी है, यहाँ देखो लाइट इन की। ठीक है ना, यहाँ से लाइट इन कर रही है, कर्सर दिख रहा है मेरा? ठीक है ना,
ये लाइट इन कर रही है यहाँ यस से, सर। और ये रिफ्लेक्ट की, देखो अंदर, यहाँ अंदर ही रिफ्लेक्ट की, फिर ये रिफ्लेक्ट करते 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 ये लास्ट पॉइंट अगर आप देखो, यहाँ देखो गायब हो गई, यहाँ नहीं दिख रही, मतलब क्या, यहाँ टोटली उसका एब्जॉर्प्शन हो गया। अलग अलग पॉइंट्स पे क्या हुआ, इस लाइट का जैसे रिफ्लेक्ट तो हो रही है पर ब्लैक बॉडी के अंदर ही उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, और सारी के सारी लाइट जो है ब्लैक बॉडी सरफेस पे एब्जॉर्ब होती है हर रिफ्लेक्शन के बाद। ओके, देन ये एक फिगर ड्रॉ कर लूं ब्लैक बॉडी के केस में, सिमिलर रहेगा। एक ये फिगर ड्रॉ करो, जैसे लाइट इंसिडेंट की है, एरो की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है इस फिगर में, तो याद रखना किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है, और हर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट हमारी क्या कर रही है, लाइट को एब्जॉर्ब करती जा रही है। हर पॉइंट पे जहां जहां जैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, कुछ पोर्शन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, कुछ ना कुछ लाइट को वो हर पॉइंट पे क्या कर रही है, एब्जॉर्ब करती जा रही है। उसके बाद लाइट लास्ट जो फ्रैक्शन है, ये जो पॉइंट हमको दिख रहा है यहाँ पर, पूरी तरह से डिसअपियर हो जाती है। ओके, यस सर। ये हो गया होगा आई होप। तो अभी यहाँ देखो, ये पहला न्यूमेरिकल देखो, एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करो तो ट्राई करके देखो। देखो पहले मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, आप देखो, इसमें थोड़ा समझने की कोशिश करो, उसके बाद सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है ना। कैलसी ले लो, नोटबुक पेन ले लो, फिर इसके बाद हम लोग सेंजल का करेंगे। हो सकता है इस लेक्चर में और अपकमिंग लेक्चर में मैं सेंजल का क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। यहाँ देखो क्या दिया है, एग्जाम्पल 4.1, पेज नंबर अगर इसको देखना है गंवाने में तो 4.7, 4.7, ठीक है ना। इसमें देखो सबसे पहले, कैलकुलेट द हीट लॉस बाय द रेडिएशन फ्रॉम एन अनलैग्ड हॉरिजॉन्टल स्टीम पाइप। डाया कितना है, आउटर डाया दिया है 50 mm, टेम्परेचर कितना है 377 केल्विन, टू एयर एट 283 केल्विन, मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारी एयर है, और जो हमारा जो क्या स्टीम का जो टेम्परेचर है 104 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस केस में हमें जो डाटा दिया है ई, इमिसिविटी की वैल्यू हमको कितनी दी है, 0.90। अभी यहाँ देखो, इसको समझो, सिग्मा क्या रहेगा, ये मैंने बताया था हीट फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये वाला टर्म मैंने अभी जस्ट आपको हाईलाइट करवाई है यहाँ पर, ये टर्म मैंने आपको हाईलाइट करी थी। इसी फॉर्मूले को हम लोग पूरी रेडिएशन में कैलकुलेशन में यूज करेंगे। तो यहाँ से समझने की कोशिश करो, T1 क्या है, मैंने हमेशा आपको क्या बताया है, T1 हमेशा हायर टेम्परेचर होता है, T2 लोअर टेम्परेचर होता है। तो T1 यहाँ पर क्या है, स्टीम टेम्परेचर है, एयर टेम्परेचर 283 केल्विन है, और केल्विन में ही रखना है इसको, क्योंकि देखो सारी कैलकुलेशन है केल्विन में ही हो रही है। तो अगर ये डिग्री सेंटीग्रेड में कभी कभी आपको डाटा मिलता है, तो आपको क्या करना होगा, 273 से प्लस करना होगा, और उसके बाद इसको कैलकुलेट करना होगा। तो इसको जरा कैलकुलेट करके देखो क्या बता रहा है। Q upon A, calculate the heat loss per by radiation from an unlagged horizontal steam. Heat flux है ये, क्या आएगा देखो, इक्वल्स टू, यहाँ पुट कर दो इन सब की वैल्यू, ई की इमिसिविटी की वैल्यू कितनी है 0.90, इन सबको यहाँ पुट अप करो, देखो क्या आ रहा है, मुझे बताओ। 703.52। क्या 5 7, 703.52। ओके गुड। ये है, सिंपल था, ज्यादा टफ नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर है सबको, सूरज यस सर। ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके,
ओके अगर ये आपका कंप्लीट हो गया होगा सबका। सर हाँ हाँ सर रवि, इन लोगों ओके पर यूनिट एरिया फाइंड करना है ना। क्या कह रहे हैं? इन लोगों ने पर यूनिट एरिया फाइंड किया। हाँ पर यूनिट ओके एरिया फ्लक्स फाइंड किया उसको। हाँ। यस अगर अगर आपको देखो डायमेंशंस देते हैं तब हम लोग एरिया की वैल्यू पुट करेंगे इसको, पर अगर आपको डायमेंशंस नहीं देते हैं तो आपको हमेशा हीट फ्लक्स ही फाइंड करना ओके सही है सर। है। देन नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो ये मुझे कर सकते हो, हमने कन्वेक्शन की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रखी है, ठीक है ना। यहाँ प्रॉब्लम देखो एग्जांपल नंबर 4.4, एग्जांपल नंबर 4.4, एग्जांपल नंबर 4.4 को देखो, एस्टिमेट द टोटल हीट लॉस बाय द कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ध्यान से सुनना, एस्टिमेट द टोटल हीट लॉस बाय कन्वेक्शन and radiation from an unlagged steam pipe, outer dia कितना दिया हुआ है यहाँ देखो 50 mm, टेम्परेचर 415 और एयर का टेम्परेचर कितना है हमारा 290, इमिसिविटी हमारे पास 0.90। अभी यहाँ देखो हमें रिलेशनशिप क्या दिया हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकालने के लिए, किसकी केस की बात कर रहे हैं, कन्वेक्शन के केस में हमें रिलेशनशिप दिया है कि कन्वेक्शन का हीट ट्रांसफर जो कोएफिशिएंट होता है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, उसका रिलेशनशिप है हमारे पास 1.18 ब्रैकेट में डेल्टा टी अपॉन डी नॉट की पावर 0.25। तो यहाँ देखो ये मीटर में है, तो हम लोग क्या करेंगे, डाया को मीटर में पुट करेंगे। टेम्परेचर ड्रॉप कहाँ से कहाँ तक है, केल्विन में हो, तो 415 माइनस 290 करेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें एससी की वैल्यू मिल जाएगी। अभी ये समझ में आ रहा है, एससी की वैल्यू हम अगर मुझे मिल जाएगी तो कन्वेक्शन के केस में मैं क्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। आपको पता है कन्वेक्शन के केस में क्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से, Q इक्वल टू एच ए डेल्टा टी, ठीक है ना। एच सी की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल सर गई। एक मिनट सर एक मिनट ओके क्या म्यूट कर देना। ओके, एच सी की वैल्यू इन लोगों ने हाँ एक्स ये 1.18 into डेल्टा टी बाई डी जीरो रेस टू 0 इन लोगों ने वो है कि हाँ हमारा पहली बार है। उन्होंने प्रॉब्लम में मेंशन किया हुआ है, हमको फॉर्मूला नहीं सर है वो, एक रिलेशनशिप ऑलरेडी उन्होंने हमको दिया है, हमको उसको यूज करना है। वहां ओके से कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हमको मिल जाएगा। उसके बाद हम न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग यूज करेंगे कन्वेक्शन वाला केस में, Q इक्वल टू एच ए डेल्टा टी हम लोग यूज करते हैं ना, उसको यूज करेंगे और यहाँ कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले कन्वेक्शन वाला, सबसे पहले क्या करो, एससी कैलकुलेट करके देखो क्या आ रहा है। सर हाँ सर यहाँ पे क्या हो रहा है, वापस एक बार समझाओ कि वो लास्ट टाइम आवाज आ रही थी थोड़ी। ओके, हमारे पास क्या एक प्रॉब्लम है जिसमें क्या करना है, हम लोगों को कन्वेक्शन के थ्रू हमें टोटल हीट ट्रांसफर या हीट लॉस कैलकुलेट करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो हमारे पास ऑलरेडी देखो क्या क्या इमिसिविटी है हमारे पास, ठीक है, स्मॉल ई की वैल्यू दी हुई है, हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर भी दिया है मटेरियल का। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन की वैल्यू मुझे पता है, कांस्टेंट की वैल्यू पता है, तो अगर आप चाहो तो पहले इसको सॉल्व कर लो, क्यू आर निकाल लो, रेडिएशन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। तो उसका फॉर्मूला होगा क्या, स्मॉल ई सिग्मा ए, ये अभी जस्ट मैंने अभी आपको बताया था। तो यहाँ अगर हम सारी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा क्यू आर निकल जाएगा। फर्दर अब वो बोल रहा है कन्वेक्शन के थ्रू भी मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो एस्टिमेट द टोटल हीट लॉस बाय कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो कन्वेक्शन के केस में मुझे पता है कि हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग फॉलो करते हैं, तो उसमें क्या होता है, Q इक्वल टू एच ए डेल्टा टी होता है उसका फॉर्मूला, आपको अभी जस्ट कन्वेक्शन पढ़ाया था मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो Q इक्वल टू क्या होता है, एच ए डेल्टा टी होता है। तो एरिया कैसे निकलेगा, ये पाइप है, पाइप का एरिया क्या होता है, पाई डी एल। यहाँ देखो एरिया कैसे निकालते हैं पाइप का, पाई डी एल,
और यहाँ इसने कोई भी लेंथ से रिलेटेड कोई भी नोटेशन नहीं दिया। अगर नहीं दिया रहता है तो हम लोग उसको 1 कंसिडर कर लेते, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, पाई इंटू डी हो जाएगा, पाई इंटू डी से हमें एरिया मिल जाएगा, हम लोग रेडिएशन वाली टर्म में यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास क्यू आर मिल जाएगा। फिर हमें कन्वेक्शन के थ्रू अगर हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकालना, क्या हीट निकालना, कन्वेक्टिव हीट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे एक रिलेशनशिप ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया है, HC बोले तो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इक्वल्स टू 1.18 ब्रैकेट में डेल्टा टी अपॉन डी नॉट की पावर 0.25। इसमें मैं क्या करूंगा, डेल्टा टी टेम्परेचर ड्रॉप को पुट कर दूंगा और डाया ऑलरेडी मुझे गिवन है तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा, मुझे HC का वैल्यू मिल जाएगा। फिर मैं इस फॉर्मूले में इसको पुट करूंगा और मेरे पास QC मिल जाएगा, कन्वेक्शन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर हो रहा है या हीट लॉस हो रहा है वो मुझे मिल जाएगा। अभी मैंने रेडिएशन के थ्रू निकाल लिया, कन्वेक्शन के थ्रू निकाल दिया, तो दोनों का सम कर दूंगा तो टोटल हीट लॉस मुझे मिल जाएगा। देखो टोटल हीट लॉस बाय द कन्वेक्शन रेडिएशन पर 1 मीटर लेंथ ऑफ पाइप इज इतना। अभी समझ में आया ये? यस सर। सर अनलेक्ड पाइप मतलब क्या, वो मतलब उसमें हीट लॉस हो रहा है ऐसा? अनलेक्ड पाइप मतलब जो इंसुलेटिंग जो पाइप होता है ना, पाइप के ऊपर इंसुलेशन किया हुआ है हीट ट्रांसफर रोकने के लिए, हीट लॉस रोकने के लिए, इस तरह के पाइप को हम लोग अनलेक्ड पाइप बोलते हैं। अगर उस पर किसी थर्मल मटेरियल, थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल की अगर कोटिंग की हुई होगी तो उसको बोलते हैं अनलेक्ड। ओके ओके, क्लियर है? यस सर। ओके, इसको कैलकुलेट किया किसी ने, सॉल्व किया किसी ने? यस सर, क्यू कन्वेक्शन आया 163.7। ओके गुड, यूनिट लिखो, यूनिट लिखो उसकी, वॉट पर मीटर। देन क्यू आर की वैल्यू किसी ने कैलकुलेट की है? क्यू आर की वैल्यू किसी ने कैलकुलेट की है क्या? 181.065, 181.065। 181, हाँ ओके गुड, दोनों को सम कर दो, टोटल हीट लॉस आ जाएगा। ये समझ में आया? ये प्रॉब्लम समझ में आई सबको? सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, क्लियर है? यस सर। ओके स्मिथ, हेलो दीक्षित, इसमें समझ में आया? कैलकुलेट किया? हाँ सर। सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, रिलेशनशिप ऑलरेडी दिया है, आपको क्या करना है उसमें वैल्यू पुट कर देना है, इजी न्यूमेरिकल है, कोई टफ नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। अभी सेंजल का क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा कितना क्वेश्चन कितना हार्ड होता है। ये तो प्रैक्टिस सेशन है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो वहां पर हम लोग सेम प्रॉब्लम अगर डिस्कस करेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा आपको ग्रैब करने में।